नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ ख़ास ख़बरों के साथ। आज की ख़ास ख़बर मेरे ख़्याल में आप सभी को मालूम है, बहुत ही अहम ख़बर है। और 2002 के गुजरात फसाद के में जो सरदारपुरा में एक राइट्स में जिस तरीक़े से बेगुनाहों को मारा गया था, उसका फ़ैसला आ चुका है। और पहली बार हिंदुस्तान की तारीख़ में ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें एक साथ इतने सारे मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा दी गई हो। जी हाँ, 73 मुलजिम थे, जिसमें से 31 मुलजमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, 42 को रहा कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई गई हैं। मेरे ख्याल में एक ऐसा तारीख़ी फ़ैसला है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर मनीष से। डॉक्टर मनीष, बड़ा अहम फ़ैसला ये आया है। बिल्कुल। और मैं चाह रही थी कि आज हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत इसी तारीख़ी फ़ैसले से करें। देखिए, इस तरह के फैसले ऐतिहासिक भी हैं और दूसरा ये ज़रूरी भी है। और इन सबसे अहम बात कि इस तरह के फैसले से दो चीज़ें होती हैं। एक, ये समाज में डिटरेंट का काम करता है कि अब तक लोगों को लगता आया कि जो दंगाई हैं या दंगा में अगर आप हिस्सा लेते हो तो उसको जो है कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, आपको जो है कोई कुछ नहीं होगा। आप दंगे में अगर हिस्सा लेते हो, आगजनी करते हो, लोगों की हत्या करते हो, जैसा कि अब तक होता आया है जी। तो इस तरह का जजमेंट पहली चीज़ उन लोगों को दिलों में, उन लोगों के मन में एक डर पैदा करेगा कि भाई दंगे हो रहे हैं, इसमें हिस्सा मत लो, बाद में पकड़े जाओगे, जेल होगी, फांसी लगेगा। एक दूसरी बात, इस तरह के फैसले से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर भी विश्वास जगता है, उनको भी कानून व्यवस्था, सरकार, जो पूरी जो व्यवस्था है उस पर लगता है कि नहीं, इंसाफ है। और आज न कल जो है लोगों के ऊपर जो है कि वो जो लोग, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। और मेरे ख्याल में डॉक्टर मनीष, इस फैसले से कोई माइनॉरिटीज़ में ही एक विश्वास नहीं पैदा होगा, बल्कि देखा जाए तो सब पूरे सिस्टम में और शायद डेमोक्रेसी में फिर से एक बार एतमाद बहाल होने की सिचुएशन है ये। लेकिन जी, आपके सामने सारे अखबार हैं जी। आपने किसी गुजरात दंगे पे जो लोग जस्टिस दिलाने वाली बात कर रहे थे उनको आपने कल किसी चैनल पे देखा या फिर उनके कहीं स्टेटमेंट आपने देखी? नहीं, बस आज मैंने कुछ उर्दू के अखबारों में तीस्ता सेतलवाड़ का स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि इंसाफ की जीत हुई है फिर से। और ज़किया जाफरी का एक स्टेटमेंट था, वो भी उर्दू के अखबार में। उन्होंने कहा कि आज मैं इस फैसले से, भले ही मेरे शौहर के साथ इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन मैं इस फैसले से खुश हूँ। ये दो लोगों की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी उर्दू अखबार में, छोटी छोटी। जी बिल्कुल, बहुत छोटी सी उनकी स्टेटमेंट थी। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। इनको फैसला, जो सजा मिली है, क्यों सजा मिली, किसके इन्वेस्टिगेशन पे मिली, तो ये एसआईटी की रिपोर्ट पर बिल्कुल। और एसआईटी के ऊपर ये लोग बहुत दिनों से सब लोग इल्जाम लगा रहे थे। इस एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये एसआईटी का गठन हुआ था और उस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ये जो है मोदी ने उसको कैप्चर कर लिया है, उसको जो है ये लोग जो है एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एसआईटी ने सही इन्वेस्टिगेशन किया, सही इन लोगों ने कंक्लूजन दिए और सही सबूत कोर्ट के सामने रखा, जिसकी वजह से लोगों को सजा हुई है। एसआईटी चीफ का भी स्टेटमेंट था उसमें, जो मैं पढ़ रही थी, जो उन्होंने कहा कि लग रहा है कि हाँ, हम लोगों ने जिस तरीके से मूव किया वो एक सही डायरेक्शन थी। और आगे अब ये एक महीने पहले के डिबेट पे जाइए। अब आप, नाउ इट इज टाइम टू गो बैक। आपको याद होगा ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने कहा था
कि सारा जो है, जो गुजरात के नाम पे जो हंगामा होता है उसमें राजनीति ज़्यादा है, इंसाफ की लड़ाई कम है। सही कहा आपने। हमने आपको कहा था कि भाई इस तरह के 9 केसेस हैं बड़े बड़े, जिसके ऊपर 1 महीने के अंदर में जो है फैसला आने वाला है, लोग जेल में हैं और फैसला आएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी और भी बड़े बड़े केसेस हैं जिसके ऊपर जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने आगजनी की, जिन लोगों ने हत्याएं की, उनको फैसला, उनको सजा मिलेगी, उन पे जो है फैसला आएगा। ये अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर मनीष, बीच में से जो एक मेरे मन में सवाल पैदा हुआ कि 42 लोगों को जो रिहा किया गया है, उनको 20-20 हज़ार रुपए की पेनल्टी भी देनी, वो सब कुछ एक अलग है कि उनको क्या देना है, बाहर नहीं जा सकते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये 42 लोगों को जो रिहा किया गया है, जज का कहना ये था कि इनके खिलाफ 3 दफ़ा 302 भी नहीं लगाई जा सकी है और पूरे शवाहिदात जो हैं, पूरे जो इनके लिए चीज़ें चाहिए, पूरे दस्तावेज, पूरे शवाहिदात, वो सब मौजूद नहीं थे। मैं ये जानना चाह रही थी कि SIT ने इनके लिए क्या कुछ ऐसे जमा नहीं किए होंगे? देखिए, आपको क्योंकि ये लोग भी देखिए बेगुनाह तो नहीं है। देखिए, जहां तक मैं मान रही हूं, आपको मैं बताता हूँ जी। इसका एक कानूनी पक्ष भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जो कानून है उसके तहत ही जो है आपको इस पूरे चीज को संदर्भ में देखना होगा। जब मॉब होता है, जब मॉब कहीं पे हमला करती है या इस तरह के आगजनी या दंगे में शामिल होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि किसने किया। एक, और जब भीड़ ऐसा काम करती है तो आप देखिएगा कि कोर्ट के पास इस तरह का कोई कानून नहीं है, कोई इस तरह का कोई माइक्रोस्कोप, कि एक जस्टिस का एक प्रिंसिपल समझ लीजिए कि 100 बेगुनाह, मतलब 100 गुनाहगार छूट जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये इस तरह के लॉजिक पे हमारा कोर्ट, मतलब पूरा जो जूरिस्प्रूडेंस जो है इस पे काम करता है। मॉब में ये पिन पॉइंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे ख्याल में जो पकड़ा जाता है वही चोर बन जाता है, जाहिर, और जिसके खिलाफ, और दूसरी बात, जो विटनेसेस हैं इस घटना में, रात का समय था जी, और गांव के लोग, उस मोहल्ले के लोग, एक घर में इब्राहिम नाम का व्यक्ति था जिसके घर में सब लोग बंद थे जी। जहां इन दंगाइयों ने इन लोगों को देखा कि भाई ये लोग घर के अंदर बंद हैं, तो वहां आग लगा दी। अंधेरे का समय था, इसलिए बहुत कम लोगों को ये पहचान भी पाए। मर्डर केसेस वगैरह में क्या होता है कि जब जो क्वेश्चन आंसर होता है, वो जरा सा भी अगर आप उल्टा पुल्टा कर दिए तो जज जो है उसको खारिज कर देता है। 31 लोग को सजा मिली है, ये इट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ SIT। उन्होंने जो कम से कम, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप देखिए बहुत सारे केसेस में, आप देखिए दंगे के दूसरे केसेस में आप ले लीजिए, जो मलियाना में हो रहा है, जिसका ट्रायल चल रहा है, हाशिमपुरा का केस चल रहा है जिसका ट्रायल ही नहीं चल रहा है, हाशिमपुरा चल रहा है, मलियाना का कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, वो एक 9 मुल्जिमों को अभी रिहा किया गया है। तो वो सबको, तो सब लोगों को जो है वो उस तरीके से वो लोग वो करते हैं। सही कहा, 84 का राइट है, अभी चल ही रहा है। तो ये इस तरह के सिचुएशन में अगर कहीं जस्टिस मिलता है, कहीं कोर्ट इस तरह के लोगों को बिल्कुल ग्रुप में सजा देती है, तो इट्स अ मतलब गुड साइन, और लोगों का विश्वास जुडिशरी में ऐसे में मजबूत होता है, बढ़ता है। हाँ, तो ये इससे जो मुझे समझ में आता है कि ये चीज जो है, और वायलेंस, दंगा, हत्या, ये किसी भी समाज में कहीं पे भी अगर होता है, ये इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। हालांकि देखिए, अगर आप मीडिया को देखिए तो मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है गुजरात कांड में, और बाकी भी अभी भी जितना ये जब से केसेस चल रहे हैं तब भी। लेकिन आज एक बड़ी अच्छी बात मुझे नज़र आई कि सारे ही अखबारों में, सारे हिंदुस्तान के जितने अच्छे बड़े बड़े आप सारे अखबार उठा लीजिए, चैनल्स उठा लीजिए, सभी ने इसका स्वागत किया है। ये इट्स अ वेरी गुड साइन, यानी इस एक चीज़ ने बड़ी उम्मीद जगाई है, मुझे लग रहा है माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा विश्वास उनके अंदर पैदा हुआ है। बिल्कुल, ये चीज है। लेकिन साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि उन लोगों पे भी सवाल उठाना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इस एसआईटी के ऊपर सवाल उठाए थे। बिल्कुल। जो लोग ये कह रहे थे कि ये एसआईटी जो है बिक चुकी है, ये एसआईटी जो है सही काम नहीं कर रही है। चलते हैं सोनिया गांधी की स्टेटमेंट की तरफ। आज बहुत टाइम बाद जब से वो बीमार होकर वापस इलाज कराने गई थी और जब से वो लौटी हैं, तब से मेरे ख्याल में शायद ये दूसरी स्टेटमेंट है उनकी। सोनिया गांधी को कल जाना था उत्तराखंड जी, और वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाई। बकौल अखबारों के वायरल फीवर हो गया। कुछ और भी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है कि क्यों नहीं गई वो। तो इसलिए मैं उस पॉइंट पे जो है तो उनके भाषण को जो है वो उसको पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषण देने से लोकपाल नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जी। ठीक है, तो भ्रष्टाचार किस चीज से खत्म होगा? ये वही लाइन है जो दिल्ली में जो पिछले साल जो कन्वेंशन हुआ था कांग्रेस का बुरारी गांव में, कांग्रेस का अपना अधिवेशन था वहां पे। तो कांग्रेस उस दिन भी सोनिया गांधी ने कहा था कि भाई कि हम भ्रष्टाचार के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब आप देखिए, आप भाषण देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप एक लोकपाल लाने के लिए आप जन लोकपाल जिसकी बातचीत अन्ना कर रहे हैं, उसमें आपकी जो सरकार जो कुछ कर रही है वो साइन अच्छे नहीं है। और मुझे पूरा इस बात का हंच है कि वो जो लोकपाल आएगा उसके दिखाने के दांत होंगे लंबे लंबे, खाने के दांत नहीं होंगे। वो बिल्कुल जो है वो टेलीविजन चैनल के अंदर डिबेट डिस्कशन में बहस करने के लायक उसको तैयार किया जाएगा, लेकिन इन रियल सेंस जो है उस लोकपाल के पास कोई ताकत नहीं होगी। एक दूसरी बात, आपने क्या किया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भाषण देने के अलावा? आपके लोकायुक्त ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली के एक और मिनिस्टर का नाम लिया, आपने हटाया? नहीं हटाया। क्या माने इसको? क्या माना जाए इसको? क्या आप भ्रष्टाचार के प्रति जो है बहुत कठोर रवैया रख रही है? चिदम्बरम साहब का नाम आ रहा है, कोर्ट में जो है उस पर बहस हो रही है। मोरालिटी क्या कहता है? जो पॉलिटिकल मोरालिटी क्या होता? फर्ज कीजिए चिदम्बरम साहब के जगह पे लाल बहादुर शास्त्री होते, 1 घंटे में वो रिजाइन कर दिए होते। बिल्कुल। व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि आज देश में वीपी सिंह साहब जैसा कोई नेता नहीं है। अगर वीपी सिंह जैसे कोई नेता हिंदुस्तान में अगर आज होते जिंदा तो ये सरकार 1 घंटे नहीं चल पाती। एंड ही वाज राइट। पहली बात कि वैसा कोई इनकरप्टेबल पर्सनालिटी नहीं है। इवन चंद्रशेखर जी भी होते कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई कभी जो है वो उनको कोई आदमी पैसे दिखा करके या लालच दे करके उनको मोल्ड नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो क्वालिटी जो उनमें थी वो ये क्वालिटी थी कि वो ही वाज सच अ पर्सन कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके वो एक तीसरा मोर्चा वो खड़ा कर सकते थे। जब भी आप देखिए वीपी सिंह साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो बीजेपी भी साथ में थी, ये भी साथ में थे, सब लोग साथ में थे। तो ये उस तरह का लीडर अभी इस देश में नहीं है। अन्यथा ये भ्रष्टाचार का इशू तो बहुत पहले ही खत्म हो गया होता, ये सरकार चल नहीं पाती। तो ये बात आडवाणी की जो बात जो है ये एक लॉजिकल बात मुझे जो समझ में आई कि इसके दौरान भ्रष्टाचार का जहां तक मामला है तो भ्रष्टाचार की वजह से आप ये देखिए महंगाई, ये डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट रिलेशन इसलिए है कि आपका भ्रष्टाचार करने का तरीका बदल गया है। भ्रष्टाचार अब उस तरीके से नहीं होता जो पहले जमाने में, तो सीमेंट घोटाला, तो चीनी घोटाला, तो अलग अलग घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कोई चीजों को लेकर के। आजकल घोटालों का तरीका बदल गया है।
तरीका इस तरीके से बदल गया है कि आप देखिए, अब सेलफोन के दाम बढ़ गए, पर कॉल जो है उसका दाम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जिस तरीके से आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री को मैनेज किया, जिस तरीके से आपने कसम खा लिया है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उसको फायदा पहुंचाना ही है। आपने कसम खा लिया है कि जितने जो बिचौलिए हैं, खाने के सामान के, अनाज के, सब्जियों के, उनको फायदा पहुंचाना है। जो जमाखोरी करते हैं उनको फायदा पहुंचाना है। तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये करप्शन दूसरे लेवल का है। तो ये करप्शन जो हो रहा है सिर्फ घूसखोरी की वजह से करप्शन नहीं है। ये करप्शन का पूरा चरित्र बदल गया है इस यूपीए सरकार के अंदर, कि घूसखोरी या लाइसेंस लेने के लिए पैसा या इस तरह का, ये तो अलग हो ही रहा है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो दूसरा लेवल चला गया है कि आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में जो है अपने फाइलों में जो है एक वर्ड को इधर से उधर कर दिया, एक नियम को जो है समझने और उसको समझाने में आपने फर्क ला दिया। प्राइवेट कंपनीज जो है वो करोड़ों का फायदा लेकर चली जाएगी और जो फायदा मिलेगा उसमें आप शेयर कर लोगे। जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है, तो इस पे कौन लगाम लगाएगा? बहुत सही कहा। इस पे कौन लगाम लगाएगा? और इसको खत्म करने के लिए बिल्कुल आपने क्या किया? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपकी बात सिर्फ भाषण है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज। आप ये छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल क्लास के ऊपर ये सवाल है। इट इज नॉट ओनली कांग्रेस, उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? वामपंथियों ने क्या किया? इस देश में अपोजिशन कहां है? तो ये जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पॉलिटिकल क्लास जो है अपने हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार अलग अलग राज्यों में, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार नहीं है, राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कुछ राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, वो राज्य सरकारें क्या कर रही है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल क्लास एक अलग हो गया है जो बिल्कुल लूटने, नोचने, खसोटने का काम में लगी हुई है। गरीबों की जो समस्या जो है, जो भ्रष्टाचार से लेकर के जो गुस्सा है, महंगाई को लेकर के जो पीड़ा जो लोगों को हो रही है, उसके बारे में किसी को चिंता ही नहीं है। तो पक्ष विपक्ष, पॉलिटिकल पार्टी, वो सब लोग जो है सब एक साइड और देश की जनता एक साइड। 7वीं बार हो गया प्रधानमंत्री ने महंगाई के ऊपर आश्वासन दिया कि भाई अगले बार, फिर कभी जनवरी, तो अगले 6 महीने बाद, अगले 3 महीने बाद, इस तरह से कई बार वो भाषण दे चुके हैं। मैं कह रही हूं कि सोनिया, लेकिन कंट्रोल में नहीं है। महंगाई पे एक बयान आया जो लोगों ने मार्क नहीं किया। जो पेट्रोल के दाम बढ़े 1 रुपये 80 पैसे, तो लोगों ने सवाल खड़ा किया। प्रधानमंत्री विदेश में थे, तो विदेश से उन्होंने कहा कि भाई कि हमारे ऊपर कोई इसका कंट्रोल नहीं, पैसा जो इसके जो दाम जो बढ़ाए गए हैं वो रोल बैक नहीं होगा। सोनिया गांधी की तरफ से भी बयान आया था कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, रोल बैक नहीं होगा, सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आपने तो महंगाई के ऊपर अपने बयान दे दिया कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो जस्टिफाइड हैं, और जो मिडिल क्लास जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है या कार पे घूम रहा है या पेट्रोल को अपने इसमें इस्तेमाल कर रहा है, वो जहां जाना है उन्हें जाए। 1 रुपये 80 पैसे आप जो है ज़्यादा दे करके पेट्रोल खरीदिए। वो ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को ऑयल प्राइसेस से कुछ लेना देना नहीं। आगे कुछ दिन और टाइम आएगा, आप ये कहेंगे कि भाई सरकार को सोने के दाम से कुछ लेना देना नहीं है, सरकार को सब्जियों के दाम से कुछ लेना देना नहीं है, सरकार को महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम उस फेज की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जहां सरकार ये कहेगी कि भाई ये हमारे बस में ही नहीं है, इसलिए हमसे उम्मीद मत करो कि हमारे कहने से या हमारे पॉलिसी से जो है पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे या फिर सोने के दाम गिर जाएंगे। तो ये हम उस फेज में अब आ चुके हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारा हिंदुस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे, हम भी आगे बढ़ते रहें, हमारी नेशन भी पूरी की पूरी इसी तरह मजबूत होती रहे, हम आज का अपना ही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।